नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक तृतीय वर्ष कला का पूर्वी समस्या है। पूर्वी समस्या क्या है, इसको समझने के लिए पहले हमें तुर्की साम्राज्य को देखना पड़ेगा। वास्तव में पूर्वी समस्या तुर्की साम्राज्य के पतन के पश्चात यूरोप के इतिहास में जिस नई समस्या का जन्म हुआ उसे ही पूर्वी समस्या कहते हैं। मतलब कि जब तुर्की साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ तो उस साम्राज्य के विघटन से यूरोप में एक नया माहौल, एक नई समस्या पैदा हुई जिसे पूर्वी समस्या कहते हैं। ये समस्या बहुत जटिल थी, उलझी हुई थी, और क्योंकि इसमें विभिन्न देशों के पारस्परिक हित संबंधित थे, इसलिए इस समस्या का रूप और भी खराब हुआ। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तुर्की साम्राज्य क्या है। तुर्की साम्राज्य का उदय मध्यकाल में हुआ। उस युग में पूर्वी यूरोप का एक बड़ा भाग तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत था। हुआ ये कि जब तुर्कों ने मुस्लिम धर्म ग्रहण किया, उसके बाद में उन्होंने मुस्लिम धर्म को फैलाने के लिए साम्राज्य विस्तार किया, और उस साम्राज्य विस्तार के परिणाम स्वरूप तुर्कों ने कुस्तुंतनिया पर अधिकार किया और अपने साम्राज्य को खूब बढ़ा लिया। इस साम्राज्य के बढ़ने का परिणाम यह हुआ कि यूरोपीय जातियों का पूर्व की ओर बढ़ने का, यह साम्राज्य विस्तार का मार्ग अवरुद्ध हो गया। और एक समय ऐसा आया 17वीं शताब्दी में जब एक बहुत बड़ा तुर्की साम्राज्य स्थापित हो गया, और जब तुर्कों ने, इसे ओटोमन साम्राज्य भी कहते हैं, और जब तुर्कों ने कुस्तुंतनिया पर अधिकार कर लिया तो तुर्कों के अत्याचारों से ईसाइयों को बचाने के लिए 1664 में ऑस्ट्रिया, पोलैंड तथा वेनिस के राज्यों ने एक पवित्र संघ की स्थापना की, जिसका सदस्य यद्यपि बाद में रूस भी बन गया। इस संघ ने 1699 में तुर्की को परास्त करके संधि के लिए विवश किया, और इस संधि के अनुसार तुर्की या तुर्क शक्ति को पूर्णतः कुचल दिया गया, और इसके बाद तुर्की साम्राज्य शक्तिहीन हो गया और उसकी दशा एक कमज़ोर व्यक्ति की तरह हो गई। यही कारण है कि एक उक्ति प्रचलित हो गई कि यूरोप का बीमार व्यक्ति कौन? तुर्की साम्राज्य। तो तुर्की साम्राज्य इस तरह से शक्तिहीन होना शुरू हुआ, और जब तुर्की साम्राज्य शक्तिहीन होना शुरू हुआ तो अन्य देशों पर इसका प्रभाव पड़ने लगा। हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंत तक, जब फ्रांस की क्रांति के बाद तुर्की साम्राज्य, जो कि एक अति विशाल साम्राज्य था, यहाँ तक कि पूर्वी प्रायद्वीप रोमानिया तक उसके अंग थे, और एशिया अफ्रीका के कुछ प्रदेशों पर भी तुर्की का अधिकार था। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उस क्रांति के बाद में तुर्की साम्राज्य पर भी इसका असर पड़ा। दो कारण इसके थे, एक तो क्रांति के बाद उद्बुद्ध विचारधारा, और दूसरा तुर्की के सुल्तानों का जो रवैया था वो विलासी हो गया था और वो पतन की ओर जा रहे थे। यही कारण था कि तुर्की के इस पतन की दशा का लाभ उठाते हुए रूस उसके कई प्रदेशों पर अधिकार करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता था। तुर्की साम्राज्य विभिन्न भाषाओं, धर्मों और जातियों का समन्वय था, और भी विभिन्न संस्कृतियां उस साम्राज्य के अंतर्गत थी। और तुर्की का जो शासक था वो भी स्वेच्छाचारी था। वो धार्मिक नेता के साथ साथ खलीफा, मतलब राजनीतिक नेता के साथ साथ धार्मिक नेता भी था। खलीफा का पद उसके पास में होता था। स्थितियाँ ये हो गई थी अंत में तुर्की साम्राज्य की, कि साम्राज्य के बड़े बड़े पद जो थे वो सार्वजनिक रूप से दरबारों में नीलाम होने लगे। इससे तुर्की साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ। दूसरा जो घटनाक्रम रहा क्रांति के बाद में, कि अब जनता में राष्ट्रीयता की भावना पैदा होने लगी, और इस राष्ट्रीयता की भावना का परिणाम ये हुआ कि तुर्की साम्राज्य, जो कि विभिन्न जातियों, धर्मों की लोगों के ऊपर राज कर रहा था, या जिस साम्राज्य में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग थे,
वो साम्राज्य अब विघटित या विखंडित होना शुरू हुआ कि अब इन विभिन्न जातियों के लोगों को एक सूत्र में बांधे रखना या एक शासन के अंतर्गत इनको शासित करना बहुत ही कठिन कार्य हो गया था। यही कारण था कि जब विभिन्न जातियां अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन करने लगी तो इन आंदोलनों ने पतनोन्मुख तुर्की साम्राज्य को गहरा धक्का पहुंचाया। 19वीं शताब्दी में तुर्की यूरोप के लिए एक महान समस्या बन गया। तुर्की साम्राज्य यूरोप के लिए एक महान समस्या बन गया। और यदि इस अवधि की समस्या का हम डिस्कशन करें या विश्लेषण करें तो हमारे सामने जो तथ्य प्रकट होंगे वो ये होंगे कि तुर्की के सुल्तान अयोग्य और निर्बल हो गए थे, जिसके कारण शासन में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था और राज्य की आर्थिक दशा जो थी वो निरंतर खराब हो रही थी और साम्राज्य पतन की ओर जा रहा था। इसी कारण से इसे यूरोप के मरीज की संज्ञा दी गई। तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत ईसाई जनता स्वायत्त शासन की मांग कर रही थी और इसमें राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावना भी पैदा होने शुरू हो गई थी, विस्तृत होने शुरू हो गई थी। और इन जातियों के लिए जो विभिन्न जातियां जो ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत थी, जिसमें स्लाव थे, जिसमें ईसाई थे, जिसमें जर्मन थे, जिसमें और भी दूसरी जातियां थी, मिस्र के जो जातियां थी, ये सब इन लोगों के लिए जो पराधीन था ये असह्य हो गई और ये सब लोग भी अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करने लगे। तुर्की साम्राज्य में बहुत सारे अल्पसंख्यक जातियां भी थीं और रूस ने तुर्की की कमजोरी का लाभ उठाकर धर्म और जाति के आधार पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन अल्पसंख्यक जातियों को सहायता देना शुरू किया। और इसके पीछे एक वास्तविक कारण ये था कि बल्कान का प्रदेश और भूमध्य सागर के प्रदेश पर रूस अपने प्रभाव में वृद्धि करना चाहता था और उसकी इसी महत्वाकांक्षा में तुर्की की कमजोरी को वो बढ़ावा या तुर्की को पतन की ओर वो ले जा रहा था। अन्य यूरोपीय राज्यों के लिए रूस की इस क्षेत्र में प्रभाव वृद्धि सहन नहीं की जा सकती थी, क्योंकि इससे उनके हितों को संकट पैदा हो सकता था। ब्रिटेन के लिए अगर मान लीजिए तुर्की के साम्राज्य पर रूस कब्जा कर लेता तो ब्रिटेन के लिए भारतीय साम्राज्य पर नियंत्रण करना और मुश्किल हो जाता, क्योंकि ब्रिटेन को तुर्की से ही भारत के आने जाने का मार्ग प्राप्त होता था। इसके अलावा ब्रिटेन ये भी सोचता था कि अगर तुर्की साम्राज्य पर रूस का अधिकार हो गया तो धीरे धीरे वो भारत के साम्राज्य पर भी अपना अधिकार या भारत के उपनिवेश पर भी अपना अधिकार के लिए कोशिश करेगा या अपनी दावेदारी पेश करेगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया जो था वो काफ़ी प्रभावी था और बल्कान क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। बल्कान के लोग ईसाई तो थे पर स्लाव जाति के थे, अतः ये लोग रूस के प्रति अपना ज़्यादा अपनापन महसूस करते थे। रूस का जार भी इनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। यदि रूस का प्रभाव तुर्की में बढ़ता और तुर्की साम्राज्य के विघटन के बाद बल्कान पर रूस का नियंत्रण कायम हो जाता तो ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रिया के लिए या ऑस्ट्रिया के हितों के लिए परेशानी पैदा हो सकती थी। यही कारण था कि तुर्की साम्राज्य विघटन के बाद रूस इन प्रदेशों को हड़पना चाहता था, जबकि ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया आदि देश से जो तुर्की साम्राज्य को जैसा था यथावत वैसा ही कायम रखना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे अगर साम्राज्य का विघटन हुआ तो रूस कई प्रदेशों पर अपना आधिपत्य कर लेगा और इससे रूस की शक्ति बढ़ जाएगी। रूस ने कई बार कोशिश भी की। रूस की भी एक मजबूरी थी कि उसके पास ऐसा कोई बंदरगाह नहीं था कि जो साल भर खुला रहता। ठंड होते ही उसके बंदरगाह जम जाते थे। यही कारण था कि वे काला सागर में या भूमध्य सागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था और इसी कारण रूस तुर्की साम्राज्य का विघटन करना चाहता था। वो बल्कान क्षेत्र के स्लाव जातियों का जो कि ऑर्थोडॉक्स ईसाई स्वीकार करते थे उन्हें भी
तुर्की मुसलमानों के विरुद्ध भड़का कर उन पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था। 1844 में जॉर्ज निकोलस प्रथम ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एबरडीन को बताया भी था कि तुर्की यूरोप का बीमार आदमी है, अतः मरने से पूर्व ही वह तुर्की साम्राज्य की संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहता था। लेकिन ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड इस बात के लिए राजी नहीं थे। अगर हम बात करें तो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी जर्मन की, तो जर्मन साम्राज्य भी एकीकरण से पूर्व पूरी समस्या में कोई रुचि नहीं लेता था। लेकिन एकीकरण के बाद में यद्यपि बिस्मार्क ने घोषणा की थी कि जर्मनी अपना विस्तार नहीं चाहता और एक संतुष्ट या तुष्ट राज्य है, लेकिन इसके बाद भी तुर्की समस्या को सुलझाने के लिए 1878 में जो अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन का जो कि बर्लिन में हुआ, तो उस बर्लिन कांग्रेस का बिस्मार्क को प्रधान बनाया गया और ना चाहते हुए भी बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के पक्ष में इसका हस्तक्षेप करना पड़ा और इस तरह पूर्वी समस्या के प्रति जर्मनी की रुचि भी बढ़ गई और अब वो भी इस पे ध्यान रखने लगा। तो इस प्रकार जो ये पूर्वी समस्या थी, अगर आप फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के लिए तुर्की का कोई राजनीतिक महत्व नहीं था, लेकिन व्यापारिक और धार्मिक दृष्टिकोण से उसने तुर्की समस्या में रुचि लेना शुरू किया। प्रारंभ में फ्रांस तुर्की का मित्र था, लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद उसे कई व्यापारिक सुविधाएं मिली और जिन्हें मिस्र और सीरिया में भी प्राप्त करने का उसने प्रयास किया। शताब्दियों तक फ्रांस तुर्की की समस्या में विशेष रुचि नहीं लेता था, उसका स्वार्थ केवल व्यापारिक था। लेकिन लुई नेपोलियन के समय फ्रांस ने अपने गौरव बढ़ाने के लिए और अपने शत्रुओं को नीचा दिखाने के लिए क्रीमिया के युद्ध में भाग लिया। इस प्रकार ये जो पूरी समस्या थी वो लगभग संपूर्ण यूरोपीय शक्तिशाली राष्ट्रों के लिए कौतुक का कह लीजिए या हितबद्धता का कह लीजिए या स्वार्थ का कह लीजिए या शक्ति संतुलन का कह दीजिए, एक कारण बनी हुई थी। तो इस प्रकार जो पूर्वी समस्या थी वो ओटोमन साम्राज्य के विघटन, उसकी कमजोरी, उसके विघटन और विघटन के बाद कौन कौन सा यूरोप का राष्ट्र कौन कौन से प्रदेश पर अपना सीधा राजनीतिक प्रभुत्व या राजनीतिक प्रभाव बनाएगा, इस बात की चिंता और चिंतन को लेकर इस पूरी समस्या का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार हमने देखा कि पूरी समस्या क्या थी। अगले व्याख्यानों में इसी कड़ी में हम क्रीमिया के युद्ध की बात करेंगे और क्रीमिया के युद्ध के बाद में जो भी यूरोपीय राजनीतिक परिवर्तन हुए उन सब की हम बात अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।